और सीरीज में अगर वो इस तरीके से जुड़े होंगे तो दोनों जो सेल होते हैं हमारी, इनकी जो वोल्टेज होती है वो हमारी ऐड हो जाती है, वो आपकी आ जाएगी 50 वोल्ट। तो इट मींस यहाँ पे हमारा जो टोटल वोल्टेज आएगी वो E1 माइनस E2 आएगी, तो वो आ जाएगी हमारी 30 माइनस 20। यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा, ये वोल्ट मीटर हमारा सिर्फ और सिर्फ 10 वोल्ट पड़ेगा बच्चे। तो दो करंट होने के बावजूद हमारे पास किसी वायर में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। इस वेव फॉर्म को फेजर डायग्राम की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। तो I1 इज इक्वल टू, ये लिखा जाएगा 10 एम्पियर, इसके साथ में इसका एंगल लिखा जाएगा वो होगा 0। फेजर डायग्राम बनाने से पहले आपको दो कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, एक है लैग और एक है लीड। I1 लीड्स, हम यहाँ पे लिखेंगे I1 लीड्स I2 बाय 90 डिग्री, कि जिसका भी एंगल बड़ा होगा वही आपकी वेव है जो वो आपकी लीड करेगी एंगल की हेल्प से। तो डायरेक्शन देखकर भी हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी हमारी फेजर है वो लैग कर रही है और कौन सी लीड कर रही है। तो क्लॉकवाइज देख रहे हैं, इट मीन जो भी हमें दिख रहा है ये वाला क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये क्या कर रहे हैं, हम लैग। जो आपका रिजल्ट होता है, आपका रिजल्ट है वो डिपेंड करता है कि कौन सा आपका फेजर मैग्नीट्यूड में बड़ा है। तो IR1 और IR2 में क्या डिफरेंस हुआ कि जो हमारा रिजल्टेंट है वो उसी फेज की तरफ झुकेगा जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा। अगर इन चार करंट्स को हमने फेजर रिप्रेजेंटेशन में लिखना है, अभी हमने मैग्नीट्यूड हमारा I3 का है 6 एम्पीयर, इसके बाद लिखा जाएगा एंगल, यहां से लेके यहां तक ये 60 है, पर यहां पे अगर आपने 60 लिख दिया तो ये आपका गलत हो जाएगा। और 90 डिग्री पे हमारा होता है cos ओमेगा टी। cos में आपका है 6 cos ओमेगा टी और sin में sin 6 sin ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। आपकी स्क्रीन पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, ये क्वेश्चंस एसी सर्किट में से लिए गए हैं, कुछ क्वेश्चन जेबी गुप्ता और कुछ क्वेश्चन वीके मेहता बुक में से लिए गए हैं। ये क्वेश्चन पिछले एग्जाम्स को देखते हुए एसएससी जेई और आपकी जो पीएस पीसीएल और पीएस टीसीएल में जो आपके क्वेश्चंस आते हैं उनको देखते हुए ये क्वेश्चंस लिए गए हैं। आप यहाँ पे देखिए, ये दूसरा क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को देखिए। तो इन सभी क्वेश्चंस को किस तरीके से किया जाता है और इनके आंसर जो कैसे निकाले जाते हैं, इसको करने के लिए कौन कौन से हमें जो बेसिक जो कंसेप्ट हैं कौन कौन से हमें पता होने चाहिए, इन सभी बेसिक कंसेप्ट के बारे में आज हम आपसे डिस्कशन करने जा रहे हैं। बड़े ही आसान भाषा में मैं आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि मैं बिल्कुल शुरू से लेके एंड तक बिल्कुल फेजर डायग्राम की जो ABC है वो आपको समझाने लगा हूं। अगर एक बार आपका कंसेप्ट आपके पकड़ में आ गया तो क्वेश्चंस आपके बिल्कुल नहीं छूटेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस आज हम डिस्कशन करेंगे। बस इन क्वेश्चंस को करने के लिए हमें फेजर डायग्राम सीखनी पड़ेगी। जैसे ही फेजर डायग्राम का नाम हम लेते हैं तो हमारे कुछ स्टूडेंट्स पहले ही डर जाते हैं। उसका कारण यही है कि फेजर डायग्राम्स को किसी ने अच्छे तरीके से इलैबोरेट ही नहीं किया है, जबकि फेजर डायग्राम के बिना आप एसी सर्किट छोड़ो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते। अगर आपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं हर सब्जेक्ट के, तो आप फेजर डायग्राम के बिना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को सीख ही नहीं सकते। आपका ट्रांसफार्मर हो गया, आपका पावर सिस्टम हो गया, सिंक्रोनस मशीन हो गया, सिंक्रोनस मशीन के आर्मेचर रिएक्शन के क्वेश्चंस हो गए, ये तब तक नहीं आ सकते आपको जब तक आपको फेजर डायग्राम का कंसेप्ट क्लियर नहीं। फेजर डायग्राम जस्ट एक टूल है आपको सिखाने के लिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिखाने के लिए एक टूल है। बट आप चाहते हो कि बिना फेजर डायग्राम को सीखे मैं बाकी सारे सब्जेक्ट सीख जाऊं, तो बच्चे ये नहीं हो सकता कि टूल के बिना आप कोई काम कर पाओ। जैसे मैं आपको कहूं कि प्लायर के बिना चलती सप्लाई में आप कोई भी दो वायर्स का ज्वाइंट लगा दो तो आप नहीं लगा सकते। तो उसी तरीके से टूल्स की हेल्प से ही आप कोई भी काम करते हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो उसी तरीके से ये फेजर डायग्राम भी एक टूल है आपका, इस टूल की हेल्प से आपको सीखना है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को। तो मैं सबसे पहले तो स्टार्ट इसी क्वेश्चन से करूंगा कि व्हाट इज द नीड ऑफ फेजर डायग्राम। जब हमने डीसी सर्किट सारा कर लिया, हमने सुपरपोजिशन थ्योरम इतने बड़े बड़े सर्किट सॉल्व कर लिए, तब तो हमें जरूरत नहीं पड़ी। अब हमें क्या जरूरत पड़ गई फेजर डायग्राम को सीखने की। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे दो केस हैं, इसको केस नंबर फर्स्ट मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं हम सेकंड केस। तो फर्स्ट केस में अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी, क्योंकि आपको सिंबल साफ दिख रहे हैं, ये डीसी सप्लाई के सिंबल हैं। तो इसका बेसिक यही होता है, जब भी आपके जो सेल होते हैं वो सीरीज में लगे होते हैं, तो सीरीज में हमेशा जो आपकी वोल्टेज है वो ऐड हो जाती है। कंडीशन सिर्फ एक ही होती है आपकी कि आपके पास जो भी एक आपके पास सेल है उसका जो नेगेटिव टर्मिनल है वो दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होना चाहिए। इस कॉम्बिनेशन को हम सही कॉम्बिनेशन बोलते हैं। और सीरीज में अगर वो इस तरीके से जुड़े होंगे तो दोनों जो सेल होते हैं हमारी, इनकी जो वोल्टेज होती है वो हमारी ऐड हो जाती है। तो इस हिसाब से हमारे पास यहाँ पे देखो, इस पहले सेल का जो 30 वोल्ट का नेगेटिव है वो 20 वोल्ट के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है। तो इट मीन ये सही है, हमारा जो कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर ये सही है तो यहाँ पे हमारा इस वोल्ट मीटर पे जो रीडिंग आ जाएगी बच्चे, वो आपकी आ जाएगी 50 वोल्ट। तो ये आपका 50 वोल्ट यहाँ पे शो करेगा। और यहाँ पे दूसरे केस में हम मान लेते हैं अगर बाई चांस कभी भी किसी एक सेल का ये जो पॉजिटिव सिरा है वो दूसरे पॉजिटिव सिरे के साथ जुड़ जाए, तो ये जो है हमारा ये रॉन्ग कनेक्शन है। तो इस रॉन्ग कनेक्शन में हमारे सीरीज में जो हमारी वोल्टेज होती है वो हमेशा माइनस आएगी।
वो हमेशा माइनस हो जाती है E1 माइनस E2। तो यहाँ पे देखो इस सेल का जो नेगेटिव सिरा है, ये वाला नेगेटिव जो एंड है वो यहाँ पे इसके नेगेटिव एंड से कनेक्टेड है। अगर नेगेटिव नेगेटिव से या पॉजिटिव पॉजिटिव से सीधा कनेक्ट हो गया तो इट मीन ये रॉन्ग कनेक्शन है सीरीज में। तो इट मीन्स यहाँ पे हमारा जो टोटल वोल्टेज आएगी वो E1 माइनस E2 आएगी, तो वो आ जाएगी हमारी 30 माइनस 20। यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा ये वोल्ट मीटर हमारा सिर्फ और सिर्फ 10 वोल्ट पड़ेगा बच्चे। जबकि हमने यहाँ पे फिर 30 वोल्ट और 20 वोल्ट दो वोल्टेज सोर्स लगाए थे, बट फिर भी हमारे पास जो आउटपुट आई वो सिर्फ 10 वोल्ट आई। इसका कारण क्या था? क्योंकि हमारे जो कनेक्शन है वो हमारे रॉन्गली कनेक्टेड है। डीसी में सिर्फ ये दो कंसेप्ट होते हैं कि इधर आपके सेल हैं जो आपके वो राइट कनेक्टेड हैं या वो रॉन्गली कनेक्टेड है। डीसी में क्या है कि डीसी में कभी भी कोई फेज डिस्प्लेसमेंट नहीं होती, या फिर कह लो कि डीसी में कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होती, कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होती। इसलिए हमारे जितने भी हमारे जाएंगे, मान लीजिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो ये वाला 3 और ये वाला ऊपर वाला 2, ये 2 मिला के कुल जो हमारा ये जो बन गया 3 और 2 5 वोल्ट बन गया है ना। बट एसी में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एसी में हमारे पास आपको पता है बच्चे, एसी में हमारे पास प्रॉपर एक वेव बनती है। तो जरूरी नहीं है कि वो जो दूसरी वेव है वो बिल्कुल इसके इन फेस में आए। अब इस केस के बारे में देखिए, मान लीजिए आपके पास यहाँ पे दो वेव शेप्स हैं। ये जो ब्लैक कलर में आपके पास ये I1 करंट है आपका, और ये जो है हमारा रेड कलर में ये आपका I2 करंट है, ये आपका I2 करंट है। इस केस में अगर हम देखें तो दोनों करंट, ये वाला I1 और I2 सेम आपके किसी पर्टिकुलर टाइम में 0 पे है, और सेम टाइम ये अपने मैक्सिमम पॉइंट पे है, और उसके बाद सेम पॉइंट पे 0 हुए, उसके बाद इस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे ये आपके मैक्सिमम हुए नेगेटिव में। तो इस केस में आपकी ये जो दोनों हैं हमारे ये करंट हैं, ये डायरेक्टली जुड़ जाएंगे। एसी के केस में भी ये दोनों जुड़ जाएंगे। जो इनका टोटल रिजल्टेंट होगा हमारा वेव फॉर्म्स का, वो दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो तीसरा हमारा यहाँ इसके ऊपर आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे ये इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे कुछ ना कुछ बन जाएगा। क्लियर हुई बात मेरी बच्चे? ये यहाँ पे तो ये क्या हुआ, तो ये हमने क्या देखा कि दो करंट को हमने कहां से जोड़ा, हमने क्या देखा, हमने उसका फेज डिस्प्लेसमेंट देखी कि कहीं ये जो जहां पे पहली वेव शुरू हो रही है, क्या वहीं पे दूसरी वेव शुरू हो रही थी? अगर ये यहां पे ना होती तब क्या होता? नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। ये वाला I1 करंट और ये इसको हम बोलेंगे I2 करंट, ये जो रेड में है I1 करंट अपनी जो वेव है वो कहां से शुरू कर रहा है? वो कर रहा है बच्चे 0 डिग्री से, यहां से शुरू कर रहा है जो I1 है। बट जो I2 है वो अपना कहां से शुरू कर रहा है? यहां से, इस यहां से शुरू कर रहा है अपनी वेव को, यहां से। ये नेगेटिव में है। अगर पॉजिटिव वेव I1 की यहां से शुरू हुई थी तो I2 की भी यहीं से शुरू होनी चाहिए थी। बट अब यहां पे ये दोनों आपस में उल्ट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है। 180 डिग्री, कितने का फर्क है कि कितने बाद, ये कितने एंगल के बाद शुरू हुआ? 180 डिग्री के बाद। 180 डिग्री के बाद आपका I2 करंट स्टार्ट हुआ। तो इस केस में क्या होगा, आपका I1 में से I2 माइनस हो जाएगा। अगर ये भी हमारा 5 एम्पेयर है इस साइड, इस वेव का जो मैक्सिमम वैल्यू अगर ये भी 5 है, तो 5 को 5 में से माइनस करेंगे, हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारा 0 आ जाएगा। तो दो करंट होने के बावजूद हमारे पास किसी वायर में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। तो एसी सप्लाई के लिए आपके पास दो केस तो आपको क्लियर हो गए ना, कि दो जो फेजर्स आपके होते हैं या दो वेव फॉर्म्स होती हैं, दो करंट्स हमारे होते हैं, उनको किस तरीके से ऐड किया जाता है। अब तीसरा जो हम केस ले रहे हैं यहाँ पे वो है 90 डिग्री। ये जो वेव है आपकी, ये फर्स्ट वेव, ये I1 करंट है आपका, ये करंट आपका I1 है और ये करंट आपका I2 है। इस केस में जब आपके ये दोनों जो आपकी फेजर्स होंगी, जब ये 90 डिग्री डिस्प्लेस्ड होगी, तब इसका आंसर किसी और तरीके से निकाला जाएगा। तब हम ना तो इनको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, ना इनको डायरेक्टली सबट्रैक्ट कर सकते हैं। तब आपको पता है कि इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम लगती है। अगर प्रॉपर 90 डिग्री हो, I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर और उसका रूट, इस तरीके से हम रिजल्टेंट निकालते हैं। टोटल रिजल्टेंट इस तरीके से निकाला जाता है कि टोटल हमारी वैल्यू आएगी क्या। अगर मान लीजिए 90 की जगह पे ये हमारी जो वेव है हमारी यहाँ पे 60 से स्टार्ट होती, या फिर हमारी 45 से स्टार्ट होती, या हमारी 30 से स्टार्ट होती, तो इन सभी केसेस में हमारे पास इनका जो फार्मूला था वो अलग आना था। ओके, हम इन केसेस में हम 90 पे, आपके 45 पे, या अगर आपकी वेव 60 के बाद शुरू हो रही है, तो उन केसेस के लिए हम ना तो डायरेक्टली प्लस कर सकते हैं अपने करंट्स को टोटल रिजल्टेंट निकालने के लिए, ना ही हम माइनस कर सकते हैं। तो इसके लिए जो फार्मूलाज हैं वो हमारे डिफरेंट आएंगे। तो यहां से हमें पता चलता है कि डीसी को डायरेक्ट जोड़ा जा सकता है या माइनस किया जा सकता है। सिर्फ दो ही केस बनते हैं, बट एसी में हमारे पास अनलिमिटेड केसेस बनते हैं। डिपेंड किस पे करता है? वेव फॉर्म्स, या दो आपको जो करंट दिए गए हैं, या वोल्टेजेस दी गई हैं, उनमें डिस्प्लेसमेंट कितनी है, उनमें एक और दूसरे जो आपका जो वेव फॉर्म है उनमें कितने एंगल का फर्क है। तो इस पे हमारा रिजल्टेंट डिपेंड करता है। तो इस
वीडियो में हम यही सीखेंगे कि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे आपका रिजल्टेंट दो करंट्स का कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अगले केस की तरफ चलते हैं। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे ये जो आपकी ब्लैक कलर में आपकी वेव है, ये आपकी है 10 वोल्ट की एक वेव है आपकी, ओके। और दूसरी जो है हमारी वो कुछ नियर अबाउट 30 डिग्री बाद स्टार्ट हो रहा है हमारा एंगल। ये आपकी जो वेव है, ये आपकी आप मान लो ये 15 डिग्री है, सॉरी ये आपकी 15 वोल्ट है, ये जो वेव की जो मैग्नीट्यूड है। और जो तीसरी वेव है ये हमारी 90 डिग्री बाद शुरू हो रही है हमारी, ठीक है। और इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है आपकी, ये आपकी मान लीजिए आप 20 वोल्ट है। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे एक तो वेव्स जो है आपका उसका मैग्नीट्यूड अलग अलग है, और दूसरा वो कहां से शुरू हो रही है आपस में, वो यहाँ पे 30 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट एंगल के डिस्प्लेसमेंट के बाद वो शुरू हो रही है। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये वेव फॉर्म की हेल्प से सॉल्व करने बड़े ही मुश्किल हो जाते हैं। हमें मान लीजिए यहाँ पे दिया तो गया है, अगर मान लो मैं यहाँ पे पूछूं आपको, आप इतना एरिया सिलेक्ट करो, देखो आपके पास इतना एरिया दिया गया हो, यहाँ पे ये वाला एरिया, इस एरिया में, इस पर्टिकुलर सिलेक्टेड एरिया में, क्या आप बता सकते हो यहाँ पे ये वाले करंट को देख के, ब्लैक वाले को, और इसको देख के, और तीसरा इसको देख के, क्या आपका इसका डिस्प्लेसमेंट बता सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो यहाँ से फेस डिस्प्लेसमेंट का पता नहीं चलता। अगर आपको फेस डिस्प्लेसमेंट का पता नहीं रहेगा तो आप प्रॉपर इनका रिजल्टेंट करंट भी नहीं निकाल पाओगे। यहाँ पे तो आपको क्लियर है, यहाँ पे तो आपको पता है इस टाइम पीरियड पे कि आपकी वेव फॉर्म कितनी दूर है। बट अगर मान लीजिए यहाँ पे वेव फॉर्म यहाँ से स्टार्ट होती, तब आपको नहीं पता चलता। तो वेव फॉर्म एक रिलायबल मेथड नहीं है। जब आपकी दो या दो से ज्यादा वेव फॉर्म्स आ जाती हैं तब हम इसका रिजल्टेंट नहीं निकाल सकते। हमें हमें कंफ्यूजन हो जाती है, हमें पता नहीं चलता कि क्या हमारी जो वेव्स हैं, जो हमारे फेजर्स हैं, जो हमारे दो करंट्स या दो वोल्टेजेस हैं, वो आपस में कितने डिग्री डिस्प्लेस्ड हैं। तो इस सब जो प्रॉब्लम्स है इनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो बेस्ट मेथड है दैट इज फेजर डायग्राम। तो हम इस वेव फॉर्म को फेजर डायग्राम की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। जब आप देखना, जब इस वेव फॉर्म को मैं फेजर डायग्राम बनाऊंगा तब आप हर टाइम पे अपना आपकी डिस्प्लेसमेंट आपको साफ साफ दिखेगी कि एक वेव फॉर्म दूसरी वेव फॉर्म से कितने लैग कर रही है या लीड कर रही है। तो सबसे पहले तो आप वेव फॉर्म से फेजर डायग्राम बनाना सीखिए। आपके पास मान लीजिए यहाँ पे एक करंट है I1, इनके हम यहाँ पे वैल्यूज अज्यूम कर लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास जो I1 करंट है हमारा, ये हमारा है 10 एम्पेयर, ठीक है जी, ये हमारा 10 एम्पेयर है इसका जो मैग्नीट्यूड है। और दूसरा ये जो हमारा करंट है यहां से लेके यहां तक, ये है हमारा 12 एम्पेयर। तो इन वेव शेप्स को अगर मैं यहाँ पे बनाना चाहूँ, इस डायग्राम में इसको मैं अगर बनाना चाहूँ तो किस तरीके से बनाऊंगा? सबसे पहले दोनों वेव्स आपस में, देखो बच्चे, स्टार्ट हो रही है 0 डिग्री से। इट मींस ये दोनों करंट है, ये दो जो करंट है I1 और I2 करंट है, इन दोनों का आपस में फेस डिस्प्लेसमेंट 0 है। और ये स्टार्ट कहां से हो रही है? बिल्कुल अपने सेंटर पॉइंट से हो रही है और रीजन से हो रही है। इट मींस यहाँ पे हमारा ये वाला हमारा 0 डिग्री होता है और यहाँ पे हमारा होता है 90 डिग्री। तो इट मींस दोनों वेव्स हमारी 0 डिग्री पे हैं। तो इसको किस तरीके से बनाएंगे? मान लीजिए ये वाला जो हमने ब्लू कलर से ये यहाँ तक हमारी जो वेव है हमारी, वो ब्लैक कलर वाला 10 एम्पेयर करंट यहाँ पे है, ये वाला करंट। तो 10 एम्पेयर करंट। अब हम इस वेव शेप यहाँ पे इस फेजर डायग्राम से हमें क्या पता चला कि ये जो हमारा I1 करंट है इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो 10 है। और यहाँ पे ये स्टार्ट कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे, क्योंकि ये 0 पे टिका हुआ, इट मींस इसका जो एंगल है वो 0 है। इसको हम लिखते कैसे हैं? देखो, I1 इज इक्वल टू, ये लिखा जाएगा 10 एम्पेयर, इसके साथ में इसका एंगल लिखा जाएगा वो होगा 0। और दूसरा, क्योंकि दूसरी भी हमारी जो करंट की वेव शेप है वो भी हमारी 0 से ही शुरू हो रही है, बट उसमें डिफरेंस क्या है कि उसमें I2 की जो मैग्नीट्यूड है, ये वाला मैग्नीट्यूड, ये 12 एम्पेयर है। इट मींस इसकी जो लेंथ होगी, I2 करंट की जो लेंथ होगी, हमारा I2 करंट रेड कलर से बना हुआ है ना, तो I2 की जो हमारी लेंथ होगी वो यहां तक आएगी, यहां तक, यहां पे होगा I2 करंट, ये हमारा 12 एम्पेयर यहां पे आएगा। ओके, बट क्योंकि अब ये भी 0 से स्टार्ट हो रहा है तो इट मींस हमें क्या बनाना है? ये भी 0 पे ही बनाना है। तो अगर मैं I2 को लिखूं तो I2 की दो इंफॉर्मेशन है कि I2 जो 12 एम्पेयर करंट है वो 10 से बड़ा है। देखो, यहां से लेके यहां तक की लेंथ है जो छोटी है, यहां से लेके यहां तक लेंथ बड़ी है। इट मींस किसी भी फेजर डायग्राम में अगर किसी दो फेजर्स की डिफरेंस, अगर ये जो है, मान लीजिए ये फेजर आपका बड़ा है और ये फेजर छोटा है, इट मींस इसका मैग्नीट्यूड छोटा है और इस फेजर का जो मैग्नीट्यूड है वो बड़ा है। आपको ये चीज क्लियर होगी? तो यहाँ पे अगर मैं I2 की बात करूं कि I2 की मैं वैल्यू लिखूं, तो I2 की वैल्यू, मैग्नीट्यूड, हम दो चीजें लिखते हैं। पहला हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड हमारा कितना है? 12, और एंगल इसका कितना है? 0। तो दोनों का एंगल 0 आया। अगर दोनों का एंगल, अब यहाँ पे आपने याद करना है बच्चे, अगर किसी भी दो करंट्स या दो वोल्टेजेस के अंदर आपका वेव शेप में अगर 0 डिग्री की डिस्प्लेसमेंट हो तो हम सीधा उसको प्लस कर देते हैं, I1 प्लस I2। इट मींस क्या है कि दोनों का जो करंट है, क्या जो आपका जो फोर्स है वो सेम डायरेक्शन में लग रही है, तो हमारी वो ऐड हो जाएगी।
ये बात क्लियर हुई। नेक्स्ट देखिए, वेव फॉर्म को जब हम फेजर डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसे किस तरीके से करते हैं ये हम वीडियो के इस पार्ट में सीखेंगे। तो फेजर डायग्राम कैसे बनाते हैं इसके बारे में देखो। फेजर डायग्राम बनाने से पहले आपको दो कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, एक है लैग और एक है लीड। लैग की अगर हम ट्रांसलेशन करें तो लैग होता है बच्चे पीछे रहना, लैग का मतलब है पीछे रहना, और लीड होता है आगे रहना। लीड मतलब जैसे लीड से लीडर बनता है ना, वो आगे रहता है किसी भी ग्रुप के। तो इस फेजर डायग्राम में ये जो आपको डायग्राम दिख रही है, इस डायग्राम में हमारे पास दो करंट है। मान लो ये करंट हमारा I1 है, इस एरो से जो शो रहा है ये करंट I1 है, और ये वाला करंट हमारा I2 है। अगर मैं I1 और I2 के बारे में आपसे पूछूं कि इसमें कौन सा लैग कर रहा है कौन सा लीड कर रहा है, तो उसके दो तरीके होते हैं बच्चे, टू टाइप से हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। दो तरीके हैं, दो मेथड है उसके। पहला मेथड है कि उसका पहला मेथड है, अगर लैग लीड हमें देखना है किन्हीं भी दो फेजर्स के बीच, तो पहला मेथड है कि उसके एंगल्स को देखिए आप, और दूसरा मेथड है उसकी डायरेक्शन को देखिए। दूसरा मेथड आपका डायरेक्शन है। तो पहला एंगल मींस जिसका भी एंगल हायर इज द एंगल फेजर विल लीड, फेजर विल लीड। कि अगर दो फेजर्स को हम कंपेयर करें, जिस फेजर का एंगल बड़ा होगा वही हमारी लीड करेगी। तो इस मेथड के हिसाब से हमारे पास I2 जो है, I2 हमारा कितने एंगल पे है, हमारा 0 डिग्री पे, क्योंकि इसे हम 0 डिग्री मानते हैं। और जो हमारा I1 है, ये वाला I1 हमारा कितने डिग्री पे है, I1 हमारा है जी 90 डिग्री पे। तो I1 हमारा 90 डिग्री पे है। इट मींस ज्यादा एंगल किसका बड़ा है, एंगल ज्यादा बड़ा है हमारा I1 का। इट मींस I1 हमारी लीड कर रही है। यहां पे अगर इस डायग्राम को देखें अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, तो I1 लीड्स, हम यहां पे लिखेंगे I1 लीड्स I2 बाय 90 डिग्री। ये बात आपको क्लियर होगी कि जिसका भी एंगल बड़ा होगा वही आपकी वेव है जो वो आपकी लीड करेगी, जो आपकी फेजर है वो लीड करेगी। मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास एक और, यहाँ पे I3 होता, यहाँ पे एक और करंट है जिसका नाम है I3। तो अगर हम I1 I2 और I3 में रिलेशन निकालें, तो हमारे पास I2 हमारा 0 डिग्री पे है, I1 हमारा 90 पे है। सबसे बड़ा एंगल कौन बना रहा है, हमारा I3। तो इट मींस हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि I3 हमारा लीड कर रहा है, आगे रह रहा है किससे, I1 एंड I2 से। ठीक है। अगर मैं I1 की पोजीशन पता करूं, अगर मैं I1 के बारे में पता करूं कि I1 की क्या पोजीशन है, I1 I3 से क्या कर रहा है, I3 से इसका एंगल I1 का कम है ना 90, और ये है 120 पे। तो इट मींस अगर मैं I1 की बात करूं, अगर मैं I1 की बात करूं, तो I1 लैग्स, लैग्स क्यों, क्योंकि पीछे रह रहा है I3 से, लैग्स बिहाइंड I3 बट लीड्स, बट लीड्स I2। अब जो I1 है ये I2 से तो लीड कर रहा है, बट I3 से ये लैग कर रहा है। और अगर I2 की बात करें, इसका एंगल सभी से छोटा है, I3 से भी और I2 से भी। तो I2 हमारा लैग कर रहा है I1 से भी और I3 से भी। तो मेरे ख्याल में ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ये तो देखने का तरीका था हमारा एंगल की हेल्प से। दूसरा हमारा मेथड है डायरेक्शन देखकर। तो डायरेक्शन देखकर भी हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी हमारी फेजर है वो लैग कर रही है और कौन सी लीड कर रही है। ठीक है। अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखो, ये आपने याद करना है, अगर आप क्लॉकवाइज देखोगे तो क्लॉकवाइज वेव आपकी लैग करेगी और एंटी क्लॉकवाइज ये लीड करेगी। एंटी क्लॉकवाइज आपकी जो वेव है वो लीड करेगी। देखिए किस तरीके से, अगर मैं I1 देखूं, I1 और I2 इन दोनों में मैंने रिलेशन देखना है, तो मैं सबसे पहले I1 देखना है कि लैग कर रही है लीड कर रही है। I1 किससे देखना है, I2 से। तो हमें किस साइड देखना पड़ेगा, इस साइड। और ये कौन सी डायरेक्शन है, ये वाली, ये क्लॉकवाइज है ना, क्लॉक इस तरीके से घूमता है। तो क्लॉकवाइज देख रहे हैं, इट मीन जो भी हमें दिख रहा है ये वाला क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये क्या कर रहे हैं, लैग। I1 हम किस डायरेक्शन में देख रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और जो भी हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है हमें, I2। तो I2 हमें किस डायरेक्शन में दिख रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज में दिखने वाला I2 हमारा क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। तो हम यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं कि I2 लैग्स बिहाइंड I1, I2 लैग्स बिहाइंड I1। ठीक है। और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज की एग्जांपल, मान लीजिए आपने देखना है I3 को, I3 को देखना है कि I3 क्या है हमारा, किससे, ये क्या है हमारा, I1 से। I1 से देखना है I3। तो I1 से देखना है I3 को, I1 से अगर I3 को देखेंगे, I3 किस साइड दिख रहा है हमें, इस साइड।
तो ये कौन सी डायरेक्शन है हमारी? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में दिखने वाला I3, एंटी क्लॉकवाइज में दिखने वाला I3 हमारा क्या करेगा? लीड। इट मींस हम लिख सकते हैं यहाँ पे I3 लीड्स I1। देखिए, मैं आपको ये बताना मेरा फर्ज था, बट फिर भी मैं ये आपको एडवाइस नहीं दूंगा कि आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज देख के किसी भी फेजर को लैग लीड देखें। आपने देखने का सही जो तरीका है आपका वो वही है कि आप एंगल से देखिए, जिसका एंगल बड़ा है वो हमारी जो फेजर है वो लीड कर रही है, और जिसका एंगल छोटा है वो लैग कर रही है। ओके जी, ये मेथड कुछ ज्यादा रिलायबल मेथड नहीं है। बाकी अपनी अपनी चॉइस है, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे आप अप्लाई करके देखते रहना, जो आपको अच्छा लगेगा वही आप यूज कर लेना। तो चलिए इस वेव फॉर्म से हम बनाना सीखते हैं। यहाँ पे ये जो हमें वेव फॉर्म गिवन है, इस वेव फॉर्म से हम सीखते हैं कि फेजर डायग्राम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमें ये जो आपके पास वेव फॉर्म गिवन है, इस वेव फॉर्म में आपको पता होना चाहिए कि कौन सी हमारी यहाँ पे लैग कर रहा है करंट और कौन सा लीड कर रहा है। तो आपको पता है जिसने अपना मैक्सिमम वैल्यू जिसने पहले अचीव कर ली, वो हमारी जो वेव है वो हमेशा लीड करती है। और जब ये अपनी मैक्सिमम को अचीव कर रही थी तब I2 हमारी जस्ट स्टार्ट हो रही थी। तो इन दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट में दोनों में डिफरेंस कितना है आपका? कितने डिग्री का डिफरेंस है ये देखिए। यहाँ पे डिफरेंस है आपका 90 डिग्री का। इट मींस I1 आपका लीड कर रहा है I2 से 90 डिग्री। ओके, तो I1 का जो एंगल होना चाहिए वो 90 डिग्री बड़ा होना चाहिए। अगर आप जीरो को रेफरेंस माने, अगर आप यहाँ पे I2 बनाते हो, यहाँ पे मान लीजिए आपने I2 बनाया कि ये वाला जो सिंबल है ब्लू वाला ये I2 है, तो हमारा I1 कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। तो ये जरूरी नहीं होता कि इस तरीके से ही बनाए। मान लीजिए आपके पास आपने गलती से I2 यहाँ पे बना दिया। मैं दूसरा केस डिस्कशन करने लगा हूँ। मान लीजिए आपने गलती से I2, हमें साफ दिख रहा है कि लैग कर रहा है, I2 आपने यहाँ पे बना दिया। मान लीजिए I2 आपका 90 डिग्री पे आपने बना दिया I2। तो I1 हमारा क्या कर रहा है? हम I1 हमारा 90 डिग्री लीड कर रहा है। तो लीड किस डायरेक्शन में करता है? इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज में। तो लीड के लिए हमें एंगल इससे बड़ा रखना पड़ेगा। तब हम यहाँ पे नहीं बनाएंगे I1 को। I1 हमारा जो होगा यहाँ पे बनेगा, इस डायरेक्शन में, यहाँ पे। ये डायग्राम भी बिल्कुल ठीक है अगर हम यहाँ पे बनाए कि I1 हमारा कितने पे है? 180 पे है, और I2 हमारा 90 पे है। तब भी इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस है आपका वो 90 डिग्री का है। तब भी ये फेजर आपकी जो सही है, जिसका रिजल्टेंट, इसका भी रिजल्टेंट और पहले वाली का रिजल्टेंट वो सेम आएगा। ठीक है, ज्यादातर आपसे कहा जाएगा कि आपने किसी एक फेजर को रेफरेंस मानना है। अगर जो सही हमारी डायग्राम थी वो यही थी। ये करंट आपका I2 है जो 90 डिग्री लैग कर रहा है, और यहाँ पे आपका करंट I1 है। जो सही डायग्राम है वो यही है कि यहाँ पे I1 है आपका और यहाँ पे आपका I2 है। तो चलिए अब हमें पता चल गया कि ये वाला I1 करंट हमारा 3 एम्पेयर है, I2 हमारा करंट है वो भी 3 एम्पेयर है। अब अगर हमसे पूछा जाए कि इन दोनों करंट्स की वजह से आपके किसी वायर में 2 करंट फ्लो हो रहे हैं, तो इन दोनों करंट्स की वजह से आपका टोटल जो रिजल्टेंट करंट होगा, टोटल करंट होगा, वो क्या होगा? जो न्यूमेरिकली अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो पहले तो वो देख लो कि क्या होती है आपकी। इफ टू वेव्स आर 90 डिग्री डिस्प्लेस्ड, तो उसका रिजल्टेंट जो निकलता है वो किस तरीके से निकलता है? हमें क्या करना है? दोनों को I1 और I2 का स्क्वायर करके I1 स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर करना है और उसको रूट में डाल देना है। तो यहां से हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू निकल जाएगी। अगर ये है हमारा न्यूमेरिकल मेथड। जो आपका ग्राफिकल मेथड है, मींस अगर आपके पास मान लीजिए एक स्केल है, आप चाहते हो निकालना चाहते हो आप कि इसका कहाँ पे बनेगा, जो आपका जो फेजर डायग्राम है इसका रिजल्टेंट कहाँ पे बनेगा, उसका मेथड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है कि इन दोनों का रिजल्टेंट हमारा कहाँ पे बनेगा और उसकी वैल्यू कितनी होगी। हमें क्या करना है? इस वेव से I1 से I2 के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर लेनी है। I2 के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर लेनी है। ये कर ली। और I2 का जो सिरा है, यहाँ पे हमें I1 के पैरेलल में एक लाइन ड्रा कर लेनी है। और ये जो आपका पॉइंट आ गया, इस पॉइंट को आपने मिला देना है किससे? इससे। और इस पूरी लाइन की हमें लेंथ मेजर कर लेनी है स्केल से। जितनी भी आपकी लेंथ आ जाएगी वो आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी। तो इसकी हमें कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, बट बनाना कैसे है ये आपको पता होना चाहिए कि कहीं भी आपके पास दो फेजर्स आपस में डिस्प्लेस्ड हो तो उसका रिजल्टेंट ग्राफिकली हम कैसे निकालते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये दोनों, ये भी आपका 3 एम्पेयर और ये भी 3 एम्पेयर है, तब आपके ये वाले दोनों जो एंगल है वो आपके इक्वल आएंगे। ये 45 डिग्री पे होगा, 45 डिग्री पे होगा। अगर मान लीजिए इसी डायरेक्शन में चलते हैं, मान लीजिए ये आपका 3 के जगह पे आपका 5 होता, आपको रिजल्टेंट निकालना था 5 और 3 में, तब आपकी ये लाइन कहाँ पे, जो आपकी जो लाइन है वो कहाँ पे मीट होती? यहाँ पे। अब आपका रिजल्टेंट कहाँ पे बनता? इस डायरेक्शन में, यहाँ पे। अब आपको पता है कि आपका ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल ये कम है आपका, ये वाला एंगल आपका बड़ा है। तो इट मीन जो आपका रिजल्टेंट होता है, आपका रिजल्टेंट वो डिपेंड करता है कि कौन सा आपका फेजर मैग्नीट्यूड में बड़ा है।
अगर मान लीजिए i3 होता, i3 और i1 का जो रिजल्टेंट है वो ir है, और i1 और i2 का जो रिजल्टेंट है वो हमारा ir1 है। इसको ir2 लिख लो। तो IR1 और IR2 में क्या डिफरेंस हुआ कि जो हमारा रिजल्टेंट है वो उसी फेज की तरफ झुकेगा जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा। यहाँ पे मैग्नीट्यूड इक्वल थे तो वो किसी तरफ नहीं झुका हुआ था, उसका जो एंगल था वो इक्वल था 45-45। अगर हमारे पास ये वाली जो लाइन अगर आपकी बड़ी है, i3 आपकी बड़ी है, तो आपका रिजल्टेंट इस तरफ झुकेगा। इस तरफ झुकने का मतलब है ये वाला एंगल छोटा होगा, ये वाला एंगल बड़ा होगा। ओके, अगर आपका i1 आपका बड़ा होता, i3 से बड़ा होता, i3 आपका 5 था ना, अगर ये 10 होता तो आपका जो रिजल्टेंट था वो हमारा इस तरफ होता, ये वाला एंगल छोटा होता। मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आपको मैं जस्ट यहाँ पे एक हिंट दे रहा हूँ। अभी हमने क्या सीखा है, सिर्फ और सिर्फ इसका रिजल्टेंट निकालना सीखा है। मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूँ, ये किस तरफ झुकेगा इसका हिंट दे रहा हूँ आपको। जस्ट आपको माइंड में रखना है, मैं दोबारा फिर करवाऊंगा जब क्वेश्चन आएगा इसका। तो चलिए यहाँ पे हमने क्या सीखा कि अगर दो कोई भी वेव फॉर्म्स आर डिस्प्लेस्ड बाय 90 डिग्री देन द रिजल्टेंट इज, दोनों का स्क्वायर प्लस करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम इसको निकालेंगे। तो यहाँ पे अगर इस ये वेव फॉर्म हमारे पास है, ये वेव फॉर्म है, इस वेव फॉर्म का हमारा रिजल्टेंट क्या आएगा, ये हमारी 3 और 3 थी और दोनों में डिस्प्लेसमेंट क्या थी हमारी, वो थी हमारी 90 डिग्री। तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और इसको कर देंगे रूट। तो हमारे पास आ जाएगा, तो ये रूट 18, ये हमारा आंसर आ गया, रूट 18 एम्पियर आ गया हमारा आंसर। ठीक है जी, क्लियर हुई आपको बात। तो अभी तक हमने 3 चीजें सीखी हैं यहाँ पे। अगर कोई भी दो वेव फॉर्म्स आपकी, अगर कोई भी दो वेव फॉर्म्स आपकी डिस्प्लेस्ड हैं 0 डिग्री से, जहां फिर हम कह सकते हैं कि इन फेस हैं, इस तरह हम दोनों वेव फॉर्म्स को क्या करेंगे, दो अगर करंट है तो i1 प्लस i2 कर देंगे, सीधा उनको प्लस करेंगे और हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा। एक चीज ये, जहां फिर अगर दो वोल्टेजेस हैं तो हम दो वोल्टेजेस को प्लस करेंगे और हमारा सीधा आपका वोल्टेज में आपका जो आंसर आ जाएगा, हमारी रिजल्टेंट वोल्टेज आ जाएगी, अगर वो 0 डिग्री डिस्प्लेस्ड है। और मान लीजिए अगर, जिसका मतलब है अगर वो इन फेस है, अगर वो 180 डिग्री डिस्प्लेस्ड है, 180 डिग्री डिस्प्लेस्ड आपकी एक वेव फॉर्म यहाँ पे है और दूसरी वेव फॉर्म आपकी यहाँ पे है, तब आपका क्या करना है, सीधा आपको डायरेक्टली माइनस कर देना है, i1 माइनस i2 कर देना है, i1 माइनस i2 कर देना है, वही आपका रिजल्टेंट आ जाएगा। और तीसरी और लास्ट चीज है, अगर दो फेजर्स आपकी आपस में 90 डिग्री दूर है, आपकी यहाँ पे i1 है आपका और यहाँ पे आपका i2 है, तब हम क्या करेंगे, दोनों को पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम दोनों को प्लस करेंगे, i1 का स्क्वायर प्लस i2 का स्क्वायर, इससे आपका रिजल्टेंट निकलेगा IR। अगर आपके पास दो से ज्यादा वेव फॉर्म्स गिवन होगी तो हम पहले दो को सॉल्व कर लेंगे, बाद में हम जो भी रिजल्टेंट आएगा हमारा तब हम उससे तीसरी से सॉल्व करेंगे। और अगर मान लीजिए 0, 90 और 180 के बिना कोई और एंगल आता है आपका, तो उसके लिए हमारे पास एक अलग से फार्मूला है। मान लीजिए आपका कोई भी एंगल है, i1 i2 में कोई भी एंगल 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो उसके लिए फार्मूला आपने नोट करना है कि तब हम रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। ये मोस्टली आपसे पूछा नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी कैलकुलेटर की। तो ये आपका बनेगा i1 का स्क्वायर प्लस i2 का स्क्वायर प्लस 2 i1 i2 cos थीटा, i1 i2 cos थीटा। तो इस तरीके से आपका ये आपका फार्मूला बनेगा, तब इस फार्मूले की हेल्प से आप निकाल पाओगे। तो अभी हम इसको नहीं करते, अब थोड़ा सा आप हिंट ले लो, अभी आप इसको याद नहीं करते। यहाँ पे एक फेजर डायग्राम बनी हुई है, इसमें 4 करंट्स आपको दिए गए हैं। अगर इन 4 करंट्स को हमने फेजर रिप्रेजेंटेशन में लिखना है, अभी हमने कि किस तरीके से लिखा जाएगा, तो उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप चीज देख रहे हो कि 10 एम्पियर वाला जो मैग्नीट्यूड वाइज बड़ा है आपका, 8 एम्पियर वाला छोटा है। i3 की वैल्यू यहाँ पे है, जो वो मान लीजिए हमारे पास 6 एम्पियर है, और i4 की जो वैल्यू है, ये सबसे छोटा है ना मैग्नीट्यूड वाइज, देखो देखने में भी लाइन छोटी लग रही है। तो i4 है हमारा, जो i4 आपका यहाँ पे हम लिख लेते हैं, i4 को हम लिख लेते हैं 5 एम्पियर। तो मैं अगर लिखना चाहूं तो किस तरीके से लिखा जाएगा, थ्योरेटिकली हम किस तरीके से लिखेंगे, कौन कौन से एंगल। सबसे पहले मैं i1 को लिखता हूं। तो i1 बोलिए बच्चे क्या लिखा जाएगा, सबसे पहले उसका लिखा जाता है मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड इसका लिखा जाएगा 10। उसके बाद उसका लिखना है हमें एंगल। फेजर का हमेशा एंगल और मैग्नीट्यूड दोनों गिवन होते हैं, तो इसका जो एंगल आएगा वो हमारा आ जाएगा 0 डिग्री। ये बात आपको क्लियर होगी। अब हम लिखते हैं i2। i2 हमारा ग्रीन से बना है, चलो ग्रीन ले लेते हैं हम। i2 को हम किस तरीके से लिखेंगे, देखो i2 की जो वैल्यू है हमारी वो है 8 एम्पियर। तो i2 को किस तरीके से लिखेंगे, i2 इज इक्वल टू, सबसे पहले उसका लिखा जाता है किसी फेजर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड हमारा है 8, और उसका एंगल देखो बच्चे, हमें लिखना होता है एंगल हमेशा इस रेफरेंस से कितनी दूर है, ये इस रेफरेंस से जो हमारी 0 डिग्री है, 0 डिग्री से कितना दूर है, ये 30 डिग्री पे है, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 30 डिग्री। तो ये तो हो गया आपका i2। अब आपने लिखना है i3। देखो i3 को लिखने के लिए ब्लैक में है, तो ब्लैक में इसको मैं यहाँ पे डिनोट करता हूँ। i3 को किस तरीके से लिखेंगे, i3 को लिखने के लिए सबसे पहले इसका लिखा जाएगा मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड हमारा i3 का है 6 एम्पियर। इसके बाद लिखा जाएगा एंगल। देखो बच्चे एंगल आपका यहाँ पे दिया गया है 60, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 60 है, पर यहाँ पे अगर आपने 60 लिख दिया तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें हमेशा एंगल क्या लिखना होता है, 0 डिग्री रेफरेंस मान के ही लिखना होता है।
तो किस तरीके से लिखेंगे हम देखो, तो I3 को किस तरीके से लिखेंगे, I3 की वैल्यू देखेंगे यहां से, ये 60 है और ये हमारा 30 है, 60 और 30 हमारा कितना हो गया, हमारा 90, तो ये आएगा 6 एंगल 90 डिग्री। क्लियर। तीसरी और लास्ट में फोर्थ, हमारा फोर्थ हम कैसे लिखेंगे, फोर्थ I4 की जो वैल्यू है हमारी, I4 देखो बच्चे, I4 की जो मैग्नीट्यूड है, सबसे पहले हम लिखेंगे इसका मैग्नीट्यूड। अब आ गई इसके एंगल की बात, इसके एंगल है 30 डिग्री, कहां से, यहां से यहां तक, बट हमें देखना है कहां से, रेफरेंस तक देखना है हमें, ये टोटल देखना है। तो टोटल हमारा 30 प्लस 60 प्लस 30, तो 90 प्लस 30 हमारा कितना हो गया, 120 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 एंगल 120 डिग्री। तो ये हमारे करंट्स हो गए, ये करंट को रिप्रेजेंट किया है हमने। मान लीजिए अगर आपको ये करंट थ्योरेटिकली गिवन होते तो उसकी जो फेजर डायग्राम थी वो इस तरीके से बननी थी। ठीक है जी। तो अच्छा, अगली बात, मान लीजिए अगर हम इन चारों में से देखना हो कि कौन सा लीड कर रहा है सबसे, जिसका एंगल बड़ा है, तो I4 लीड कर रहा है, सारी वेव्स को लीड कर रहा है, ये सारे फेजर्स को। सबसे लैग लैग कौन कर रहा है, हमारा I1 हमारा लैग कर रहा है। I1 हमारा I2 से 30 डिग्री लैग कर रहा है। I1 हमारा I3 से कितना लैग कर रहा है, 90। अगर मैं पूछूं I3 I1 का क्या रिलेशन है, अगर I3 आपका I3 और I1 आपका क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, क्योंकि एंगल बड़ा है, कितने डिग्री से, 90 डिग्री से। और अगर I3 और I2 के बाद, अगर I3 और I2 इनमें रिलेशन पूछा हो, तो I3 हमारा लीड कर रहा है, इसका एंगल बड़ा है, कितने डिग्री से, 60 डिग्री से। दोनों में डिफरेंस कितना है हमारा, 60 डिग्री। तो I3 लीड्स I2 बाय 60 डिग्री। ये बात क्लियर होगी आपको। चलिए, इसको लिखने का एक और तरीका होता है, ये जो आपकी दी गई है, ये इसको बोलते हैं पोलर फॉर्म। ये पोलर फॉर्म होती है, आपने याद रखनी है बच्चे। कई बार क्या करता है, वो हमें देगा कि ये जो वैल्यू हमारी 8, वो देगा कि I1 जैसे जैसे इसको लिखना है हमें, तो ये देखो, ये लिखना सीख लो, सारे क्वेश्चन इसी पे बेस है। तो I1 को लिखने का एक और तरीका है कि 10 साइन, जो भी इसकी वैल्यू होगी साइन ओमेगा टी, इस तरीके से, ये प्लस 0 डिग्री। क्वेश्चन में इस तरीके से गिवन होगा कि साइन ओमेगा टी प्लस 0 डिग्री। ये वाली जो 0 डिग्री है, ये हमारी रेफरेंस है, रेफरेंस से हमारा I1 कितना दूर है, 0 डिग्री दूर है, मींस रेफरेंस पे ही टिका हुआ है। तो इस रेफरेंस को चाहे तो 0 डिग्री बोल लो, इस रेफरेंस का दूसरा नाम क्या है बच्चे, इसका दूसरा नाम है साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी हम हमेशा 0 डिग्री पे मानते हैं, आपने याद रखना है। तो साइन ओमेगा टी में कितने डिग्री का एंगल प्लस हो रहा है, कोई भी नहीं हो रहा। और इसी तरीके से अगर हम I2 को लिखें, I2 हम किस तरीके से लिखेंगे, I2 हमारा साइन ओमेगा टी से, या फिर 0 डिग्री से कितना दूर है, 30 डिग्री। तो हम लिखेंगे 8 साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री। क्लियर जी। और इसी तरीके से जब हम I3 लिखेंगे, तो I3 लिखा जाएगा 6 साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। अब इसको ध्यान से देखो बच्चे, आपका साइन और कॉस में क्या रिलेशन होता है पता है आपको, जो आपकी कॉस है, कॉस वेव जो होती है आपकी, कॉस थीटा आपका 90 डिग्री प्लस होता है, कहां से, साइन से। मींस अगर हम ये जो आपका ये आपका, अगर मैं एक वैसे रेफरेंस बनाऊं, यहाँ पे आपका था 0 डिग्री और यहाँ पे आपका था 90 डिग्री, तो रेफरेंस की हेल्प से अगर मैं यहाँ पे साइन कॉस की वैल्यू लिखना चाहूं, तो मेरा 0 पे होता है मेरा साइन ओमेगा टी, ओके, और 90 डिग्री पे हमारा होता है कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी। ठीक है, क्योंकि साइन की वेव हमारी 0 से स्टार्ट होती है और कॉस की वेव हमारी 90 से स्टार्ट होती है, 90 डिग्री लीड करती है कॉस की वेव हमेशा। तो अगर मान, और इट मींस मैं जो I3 करंट है, I3 करंट की एक और वैल्यू लिख सकता हूं। I3 को रिप्रेजेंट अगर हमने कॉस में रिप्रेजेंट करना हो, तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है हमारा कॉस ओमेगा टी प्लस, यहां पे कितना एंगल आएगा। अब कॉस, इस कॉस, अगर इसको हमने कॉस माना है, माना नहीं, ये है ही कॉस हमारा। अगर ये कॉस है, तो कॉस से ये कितनी दूर है, I3 उसके इन फेस में तो है, तो इसमें 0 डिग्री आएगा यहाँ पे। तो ये दोनों रिप्रेजेंटेशन सेम है आपकी। कॉस में आपका है 6 कॉस ओमेगा टी, और साइन में साइन 6 साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। इसको आपने ध्यान रखना है। अब आपको लिखना सिखाता हूं, कॉस और साइन दोनों में ये चीज लिखेंगे हम। I4 को देखो कैसे लिखेंगे, I4 हमारा कितना है, हमारा I4 5, 5 साइन से कितनी दूर है, साइन ओमेगा टी प्लस, हाँ जी, कितना आ जाएगा, साइन ओमेगा टी से, इससे कितनी दूर है ये, 120 डिग्री प्लस 120 डिग्री। क्लियर। जहां फिर अगर हम कॉस में लिखना चाहें, तो कॉस से कितना दूर है बच्चे, आपका I4 कॉस से कितना दूर है, 30 डिग्री। तो यहां पे आ जाएगा आपका 5 कॉस ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री। क्लियर होगी बात आपकी, क्योंकि अब हमने रेफरेंस कॉस को माना है, तो कॉस से हमारा 30 डिग्री दूर है और साइन से हमारा 120 डिग्री दूर है। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ आ गया होगा। मान लीजिए ये जो हमने ये लिखे हैं दोनों, है ना, अगर इनको भी हमने साइन में लिखना होता, I1 और I2 को भी साइन में लिखना होता, तब हम क्या करते, तो यहीं पे लिखते हैं। चलिए एक बार I1 को हम कॉस ओमेगा टी में देखते हैं क्या होगा। तो साइन ओमेगा टी में हमारा साइन ओमेगा टी के तो बिल्कुल इन फेज था, तो हमने लिखा tan साइन ओमेगा टी प्लस 0 डिग्री। अब देखिए, अगर मैं कॉस से देखूं इसको I1 को, तो कॉस से ये कितना पीछे है, कॉस से ये लैग कर रहा है, तो लैग को हम यहाँ पे डिनोट करेंगे माइनस से, तो हम लिखेंगे कॉस ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री।
I1 हमारा cos ओमेगा टी से कितना दूर है, हमारा 90 डिग्री पीछे है। इस साइड हमारा पीछे होता है ना, लैग होता है, तो लैग को हम हमेशा माइनस से शो करते हैं। और दूसरा मान लीजिए हमें I2 लिखना है, तो I2 को कैसे लिखेंगे हम, I2 हमारा cos से कितनी दूर है, cos से कितना पीछे है हमारा 60 डिग्री, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 cos ओमेगा टी माइनस 60 डिग्री। तो साइन और कॉस में आपको वैल्यूज क्लियर होगी कि किस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है बच्चे, तो चलिए मेरे ख्याल से ये काफी है आपको क्वेश्चंस को करने के लिए, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अभी।